नेपाल जैन जी प्रोटेस्ट इस दशक की दूसरी सबसे भयंकर प्रोटेस्ट आफ्टर बांग्लादेश, जिसने प्रधानमंत्री को देश छोड़ने में मजबूर कर दिया। जरा सोचो, एक ऐसा देश जहां के सड़कों पर स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े बच्चे अपने फोन उठाकर एक दूसरे को बोल रहे हैं बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ पुलिस के वाटर कैनन्स, टीयर गैस और गोलियां, दूसरी तरफ 18 से 22 साल के लड़के और लड़की जो कल तक सिर्फ एग्जाम और मोबाइल गेम्स का टेंशन लेते थे और आज अपनी जान दांव पर लगाकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। यह कहानी है नेपाल की जैन जी प्रोटेस्ट की, एक ऐसा आंदोलन जो एक छोटी सी चीज से शुरू हुआ, सोशल मीडिया बैन। लेकिन बंधु, असली वजह सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब बंद होना नहीं था। अंदर ही अंदर एक आग बहुत सालों से जल रही थी, करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोजगारी और एक बेकार सिस्टम। और जब आग फूटकर बाहर निकली तो काठमांडू के गली मोहल्ले बैटलफील्ड में बदल गए। गाड़ियां जली, ऑफिसेस में तोड़फोड़ हुई, होटल्स को आग लगा दिया गया और आखिर इस संघर्ष में 19 से ज्यादा जवान लोग मारे गए। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक ऐसा मूवमेंट जो नेपाल के हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। सवाल सिर्फ एक है, ये आंदोलन एक नया नेपाल को जन्म देगा या फिर एक और भूल जाने वाली कहानी बनकर रह जाएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्यों हुआ ये प्रोटेस्ट, किसने क्या खोया, नेपाल को कितना नुकसान हुआ और आखिर इसका अंजाम क्या निकला। 4 सितंबर 2025 एक ऐसा दिन जिसने नेपाल के यूथ का पेशेंस फाइनली तोड़ दिया। नेपाल की गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाल दिया। 26 बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया, इंक्लूडिंग यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। सोचो, एक कंट्री जिसमें आज के बच्चे और जवान अपनी जिंदगी का आधा टाइम इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप ग्रुप और एक्स में ट्वीट करते हुए बिताते हैं, जिनका कनेक्शन सिर्फ एक क्लिक से दुनिया से होता है, और अचानक वो बटन ऑफ कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। नेपाल फॉर्मर गवर्नमेंट को अब समझ आ रही है, बहुत कस के लगेगा। गवर्नमेंट का कहना था ये कंपनीज नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है, लॉ फॉलो नहीं करती, लेकिन यूथ ने कहा ये सेंसरशिप है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और बंधु, सच ये है कि असली वजह सोशल मीडिया बैन से काफी गहरी है। नेपाल में सालों से एक आग जल रही थी, बेरोजगारी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 22% से भी ऊपर है, करप्शन और नेपोटिज्म, नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट्स मेनली मिनिस्टर्स के बच्चे को ही मिलते हैं, गरीबी अभी भी 20% से ज्यादा लोग पॉपुलैरिटी लाइन के नीचे हैं। जब सिस्टम ही अनफेयर हो और ऊपर से उनकी डिजिटल दुनिया भी बंद कर दी जाए तो जो फ्रस्ट्रेशन था वो फट गया और सब कुछ राख हो गया। 5 सितंबर से ही काठमांडू के स्ट्रीट पर नया नजारा था। स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहने हुए प्ले कार्ड लेके निकल पड़े थे। रत्ना पार्क, मेथी घर और सिंघा दरबार के आसपास एक प्रोटेस्ट का हब बन गया था। स्लोगन्स गूंज रहे थे, नेपो किड्स गो होम। और भाई लोग, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ये एक ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट था, बिना नेता, बिना बड़े लीडर, सिर्फ स्टूडेंट और डिजिटल जनरेशन। बैन्स के बावजूद उन्होंने टिकटॉक, डिस्कॉर्ड, रेडिट और वीपीएन के थ्रू मोबिलाइज किया, मतलब वीपीएन लगा के वीडियो इंटरनेशनली वायरल कर दिया। जल्दी काठमांडू से बाहर भी चिंगारी फैल गई। पोखरा, विराटनगर, बीतल, भरतपुर, इतरी, दमक, पूरा नेपाल एक नया रूप लेने लगा। प्रोटेस्ट पहले पीसफुल थी, लेकिन जहां सरकार डर जाए वहां रिप्रेशन स्टार्ट होता है। पुलिस ने शुरुआत की टीयर गैस से, वाटर कैनन्स और लाठीचार्ज भी की, फिर रबर बुलेट्स और कुछ रिपोर्ट्स का माने तो लाइव एम्यूनेशन तक का यूज हुआ, मतलब बुलेट्स। और दोस्तों, जब सामने जवान स्टूडेंट्स खड़े हो और उन पर गोलियां दागी जाए तो क्राउड का गुस्सा फट उठता है। लोगों ने टायर्स जला दिया, धीरे धीरे गाड़ी जला दिया, धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफिसेस को तोड़ के जला दिया, उसके बाद सीधा पार्लियामेंट जला दिया। काठमांडू के बहुत सारे होटल्स और शॉप्स को जला दिया गया और वहां के सामान लोगों ने लूट लिया। कुछ लोग कुकर लेके जा रहे थे तो कुछ लोग खाना, तो कुछ लोग और भी चीजें। एक बस स्टेशन और एक वार्ड ऑफिस को भी आग लगा दिया गया था। विजुअल्स एकदम सिविल वॉर जैसे लग रहे थे। एक तरफ यूनिफॉर्म पुलिस, दूसरी तरफ बैकपैक्स और नोटबुक्स लेके खड़े बच्चे जो बोल रहे थे हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए, मतलब फिर से प्रोटेस्ट करना है। इस मूवमेंट का सबसे डार्क चैप्टर था जान का नुकसान। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से कम 19 लोग मारे गए हैं, 300 प्लस लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बुलेट्स वॉन्ड, हेड इंजरीज, टीयर गैस इम्पैक्ट। इनमें से ज्यादातर यूथ थे, कुछ तो स्कूल स्टूडेंट्स थे। सोचो, एक माँ जिसका बेटा सुबह स्कूल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट के लिए गया था और शाम को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा मिला, तो वहीं कोई शमशान में। ये तस्वीरों ने पूरा नेपाल हिला दिया। सिर्फ जिंदगी ही नहीं, संपत्ति भी जली। डजन्स गाड़ियां, बसेस, शॉप्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। काठमांडू एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा।
4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट करने पड़े। टूरिज्म इंडस्ट्री जो नेपाल की बैकबोन है उसको एक बड़ा झटका लगा है। ये प्रोटेस्ट एक नेशनल ट्रेजेडी बन चुका था। जैसे जैसे डेथ्स की न्यूज फैली गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया, फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना चेयर छोड़ दिया और भाग गया। मतलब नेपाल में बांग्लादेश रिपीट हुआ। मतलब केपी शर्मा ओली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेख हसीना। शेर बहादुर ड्यूबा जो फॉर्मर नेपाल पीएम है, इसको लोगों ने व्हाइट से लाल बना दिया, मतलब कुत्ते की तरह मारा। और भी कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोगों ने भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा। सोशल मीडिया बैन तुरंत हटा दिया गया और एक प्रो पैनल अनाउंस हुआ जो पुलिस के क्रैकडाउन और डेथ्स की इंक्वायरी करेगी। लेकिन तब तक देश में कर्फ्यू लग चुका था, आर्मी डिप्लॉय हो गई थी और काठमांडू एकदम लॉकडाउन मोड में आ चुका था। एक क्रैकडाउन सिर्फ नेपाल की खबरें नहीं रही। एमनेस्टी नेशनल ने बोला एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। नेपाल का अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला पुलिस का एक्शन इलीगल था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे टाइटल दिया यूथ वर्सेस स्टेट। इस मूवमेंट के बीच एक नया लीडर का नाम सामने आया, सुडान गुरुंग, जो हामी नेपाल नाम की सिविक ग्रुप चला रहा था और स्लोगन्स बने नेपो किड्स गो होम, नो मोर करप्शन। काठमांडू के मेयर बलेन शाह ने भी मोरल सपोर्ट दिया। सबसे खास बात, कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जैन जी की लड़ाई थी। नेपाल ने पहले भी रेवोल्यूशंस देखा है, 1990 का डेमोक्रेसी मूवमेंट, 2006 का लोकतंत्र आंदोलन, लेकिन ये अलग था क्योंकि ये डिजिटली ऑर्गेनाइज था। बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के नेपाल के यूथ्स ने नेपाल का सत्ता पलट कर दिया। मैसेज क्लियर था, आज का यूथ सिर्फ मीम्स और रील्स नहीं बनाता, वो चाहे तो पूरा सिस्टम हिला सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट एक नया नेपाल को जन्म देगा या फिर हिस्ट्री की किताबों में एक और आंदोलन बनकर रह जाएगा। नेपाल ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया, पीएम को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन करप्शन और नेपोटिज्म जैसे इशू क्या सच में खत्म होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, नेपाल के जैन जी ये सब भूलने वाले नहीं हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक स्मार्टफोन जनरेशन भी अगर सिस्टम अनफेयर हो, अगर सिस्टम हरामी हो, तो सड़कों पर आकर पूरा राजनीतिक माहौल हिला दिया जा सकता है, पूरा राजनीति बर्बाद किया जा सकता है, साथ ही पूरा देश बर्बाद किया जा सकता है। तो बंधु लोग, ये थी नेपाल की जैन जी प्रोटेस्ट की कहानी। एक चिंगारी जो एक रेवोल्यूशन बन गई, एक प्रोटेस्ट जिसमें फेसबुक और यूट्यूब बैन के बहाने यूथ ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट के ऊपर निकाल दी। एक प्रोटेस्ट जिसमें खून भी बहा और एक पीएम की कुर्सी भी गई। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सब भारत में भी हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, करप्शन ये सब भारत में भी है और कुछ हद तक ज्यादा ही है। हकीकत में जैसा हमको दिखता है वैसा केस होता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब इंटरनेशनली प्लान था गवर्नमेंट को गिराने के लिए। भारत के 2 पड़ोसी देशों में सत्ता पलट हो जाता है और हमारी गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाती है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।